बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा मोहतरमा को आज ईडी ने तलब किया था, क्योंकि आज 15 अप्रैल है। पहले ही उनको नोटिस दिया गया था कि वो 15 अप्रैल को ईडी ऑफिस वाक़ा राजबाग में हाजिर हो जाए। महबूबा मुफ्ती की वालिदा हाजिर नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि कोई खत लिखा गया है ईडी को इस हवाले से कि वो हाजिर नहीं हो सकती है। एक तो माह रमज़ान है, ऊपर कोविड-19 है, मगर पूरी तरह क्या सूरत हाल है, क्यों वहाँ पे वो आज हाजिर नहीं हुई है, क्या कुछ कहा गया है, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथी सईद तजमुल इस्लाम बराह रास्त जुड़े हैं। तजमुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती की वालिदा ने ईडी को लिखा है, क्योंकि आज उनको वहाँ पे हाजिर होना था, 15 अप्रैल की डेट दी गई थी, नहीं गई है, क्या कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं? रूफ, सबसे बड़ी और अहम खबर, जब आप जम्मू कश्मीर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बुलावे की बात करते हैं तो साबिक वज़ीर आला बल्कि मुल्क के जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया को आज तलब किया गया था और 15 अप्रैल को उन्हें सुबह 11 बजे तकरीबन तलब किया गया था राजबाग श्रीनगर ईडी हेडक्वार्टर में। लेकिन उसके बाद कुछ मामला चले हैं और गुलशन नज़ीर मुफ्ती ने तहरीरी तौर पर ईडी को ये लिखा है कि रमज़ान का महीना है, कोविड-19 पेंडेमिक में केसेस बढ़ रहे हैं और उम्र रसीदा खातून है, 70 से ज़्यादा बरस की इस वक्त हैं गुलशन नज़ीर, जिसकी वजह से चूँकि मामला जो हैं एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ महामारी है, तीसरी तरफ ये मामला चल रहे हैं। लेकिन ख़त में तहरीरी तौर पर गुलशन नज़ीर मुफ्ती ने दर्ज किया है कि आखिर उन्हें यह भी पता नहीं कि उन्हें ईडी क्यों बुला रही है। यानी ईडी ने जब समन जारी किया था महबूबा मुफ्ती को बुलावे पर, उस पर भी इब्हाम था, उस पर भी शक थे और उसके बाद दिल्ली के बजाय उन्होंने श्रीनगर की इन्वेस्टिगेशन को मांगा। उसके बाद आज फिर वही मामला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस नोटिस में किसी भी जगह जुर्म साबित या एलिगेशन नहीं है कि आखिर गुलशन नज़ीर मुफ्ती को जो तलब किया गया है उन्हें किस जुर्म में तलब किया गया। जिसके बाद 15 अप्रैल की आज की डेट के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो तहरीरी तौर पर आगाह किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उन्हें कहा गया कि फ़िलहाल इस वारंट को या इस बुलावे को पोस्टपोन किया जाए और पहले ये पूछने की कोशिश करें कि बुलावा आया तो किस बात पे आया। तजमुल, क्या जो तहरीरी खत लिखा गया है जिसमें एक तो रमज़ान मुबारक का हवाला दिया गया है, दूसरा कि उनको क्यों तलब किया जा रहा है, क्या इस पे कोई रिएक्शन आया है ईडी डायरेक्टरेट की तरफ से? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमूमन अपना जो एक्सरसाइज करना होता है उसमें हमने कई एक बार देखा कि जब महबूबा मुफ्ती को तलब किया गया या जम्मू कश्मीर में बाकी मेन स्ट्रीम लीडरान को तलब किया गया था, बहुत जगहों पर हमने देखा कि शकूक शुबहात थे कि एक शख्स को तलब किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने पहले ही राहत दे दी उस वक्त महबूबा मुफ्ती को कुछ घंटों के लिए, लेकिन बाद में कहा कि आपको हाजिर होना चाहिए, वेन्यू सिर्फ तब्दील किया जा सकता है। इस तरह से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस है उसमें गालिबन जम्मू कश्मीर में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के जो बाकी अफराद खाना है घरेलू, उन्होंने ज़मीनात को बेचे हैं और ज़मीन बेचने के बाद पैसा वगैरह उसका आया होगा और उसके मामले के निस्बतन ही आसपास में न सिर्फ इसी मामले के निस्बत आसपास में बुलावा हो सकता था, लेकिन गुलशन नज़ीर ने साफ कहा है कि उनके बारे में अभी उन्हें कोई भी इल्म नहीं है कि किस वजह से उन्हें बुलाया जा रहा है। लिहाजा जो भी मामला है, कोविड-19 है, बीमारदारी है और उम्र रसीदा खातून है, काफ़ी उम्र रसीदा है, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल नहीं आ पाएंगी। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हो जाती। तजमुल, ये भी खबरें आ रही है कि जो पीडीपी के बाकी अभी सीनियर लीडरान हैं उनको भी ईडी तलब कर सकती है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सीएम जो सीक्रेट फंड के हवाले से जो मामला अभी चल रहा है उस हवाले से जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं या जो कैबिनेट में रह चुके हैं उनको भी तलब किया जा रहा है। तो क्या कुछ खबरें इस हवाले से हैं आपके पास? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद अगर आपको याद होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के काफ़ी लीडरान हैं, जिनमें 1-2-3 लीडर जो हैं वो अभी भी डिटेंशन में हैं या CIK के उस चार्जशीट के बाद सेंट्रल जेल में हैं। लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्हें अब ईडी की तरफ से बुलावा आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में जब आप 15 अप्रैल को गुलशन नज़ीर मुफ्ती को तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो कई लीडर हैं जिनका ताल्लुक शहरी श्रीनगर से है, कई लीडर हैं जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है और बेशतर लीडरान में आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम पार्टी छोड़ के चले गए, एक दिन पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर बने थे। यानी जिस वक्त महबूबा मुफ्ती ने कल भी कहा अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स पे कि पीडीपी पर दबाव बहुत ज़्यादा है और दबाव इतना है कि अगर आप आएंगे नहीं बुलावे पर
تو آپ کو لایا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بقیہ لیڈرشپ کی بات کریں, کیونکہ جن لیڈرز نے گزشتہ 3 مہینے سے جناب غلام نبی لون ہانجورہ, عبدالرحمان ویری, عبدالروف بٹ, نجیب خان وغیرہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے ساتھ ساتھ پی ڈی پی مہیلا لیڈر کے ساتھ ساتھ رہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ نام میں نے گنے ہیں ان کو بھی بلاوا آ سکتا ہے. لیکن ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے پی ڈی پی کی جو باقی لیڈرشپ ہے ان کو سمن جاری کیے جا سکتے ہیں, کئی معاملات میں ان کی پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے. تجمل, ایک چیز جاننا چاہوں گا میں, اب جس طرح محبوب مفتی نے کہا کہ یہ پی ڈی پی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب جو لیڈر پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو تو پھر کسی نے طلب نہیں کیا. اس بات کا اشارہ تو محبوب مفتی نے دیا کہ جو بھی لیڈر پارٹی چھوڑ کر چلے گئے یا جن کو کہا گیا کہ وہ پی ڈی پی چھوڑ دیں, پھر وہ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے ہیں, دوسری پارٹیوں میں چلے گئے, ان کو پھر کسی بھی ونگ نے یا ای ڈی نے دوبارہ سے طلب نہیں کیا, ان سے کوئی پوچھ تاچھ پھر نہیں کی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اقتدار منتقلی کے بعد ان لیڈران کی طلبی ہو جائے, لیکن اس سے قبل ایک بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ جب آپ جموں کشمیر میں ان لیڈران کی جنہوں نے دل بدلی کی, جنہوں نے پی ڈی پی سے نکل کر دوسری پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا, وہ عیش و آرام کے ساتھ, بڑے پی ایس اوز کے ساتھ, ہائی سیکیورٹی کور کے ساتھ بڑے بڑے اجتماع میں نظر آتے ہیں اور گھر پہ آج آرام سے بیٹھے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں جس پارٹی کا سٹینڈ بڑا ٹف ہے, اس پارٹی کے سٹینڈ کے ساتھ رہنے کے لیے اور نصب العین اور اصولی طور پر اس پارٹی کے ساتھ جب آپ ہیں تو آپ کو بلاوا آ سکتا ہے. لیکن جب آپ نے ان بنیادی اصولوں سے انحراف کر کے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا, یعنی آپ کے تمام معاملات جو تھے وہ شاید اسی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے, اور جب اقتدار منتقلی آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ لیڈرشپ جو ہے یہ دوسرے مشکلات میں ہوں, اور جو لیڈرشپ اس وقت مشکلات میں ہو سکتا ہے وہ آرام میں ہوں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پی ڈی پی سے نکلنے کے بعد یا نیشنل کانفرنس سے نکلنے کے بعد کئی لیڈران ہیں جنہوں نے پارٹیاں بدلی, وہ فی الحال ہمیں نہیں لگا کہ انہوں کسی بھی طرح سے کوئی بلاوا آیا, لیکن پی ڈی پی کے کئی لیڈران کو دوبارہ ای ڈی کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. چلیے تجمل, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی تجمل اسلام بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی محبوب مفتی کی والدہ کے حوالے سے. ان کو آج ای ڈی نے طلب کیا گیا تھا, تحریری خط ارسال کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک ہے, کووڈ-19 ہے, نہیں حاضر ہو سکتی, اور ساتھ ہی یہ بھی اس میں تحریر ہوا ہے کہ ان کو کیوں طلب کیا جا رہا ہے ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے. اور دوسرا یہ کہ پی ڈی پی کے جو باقی لیڈران ہیں, ابھی سینئر لیڈران ہیں جو کیبنٹ میں رہ چکے ہیں, شاید ان کو بھی ای ڈی جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے, ان سے بھی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سی ایم سیکرٹ فنڈ کے حوالے سے ابھی کافی گرم ہے. چلیے, بات سیاست کی ہو رہی ہے تو ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جنتا دل یونائٹڈ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جی ایم شاہین نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کافی ٹائم سے وہ جنتا دل یونائٹڈ کے ساتھ رہے ہیں اور جموں کشمیر کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور اگر جنتا دل یونائٹڈ کی بات کریں تو یہاں پہ جنتا دل یونائٹڈ کا جھنڈا اگر گاڑا ہے وہ جی ایم شاہین نے گاڑا ہے, اور لوگوں میں بھی انہوں نے اس پارٹی کو مقبولیت دی ہے. مگر کیوں پارٹی چھوڑ رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں پہ ناسنی ہو رہی ہے. جو بھی بات پارٹی ہائی کمانڈ سے کی جاتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر جی ایم شاہین نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. آپ سنیے جی ایم شاہین کا کیا کہنا ہے اپنے اس فیصلے کے حوالے سے. پرابلم یہ ہے کہ جو دلی کی پارٹی ہے وہ جموں کشمیر کو سیریسلی نہیں لیتے, جو ہمارا بار بار ایک ایشو رہا ہے پارٹیوں کے ساتھ. اور کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں نے کبھی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ باقی لوگوں کی طرح میں دل بدلو نہیں ہوں. میں نے 30-35 سال جنتا دل کو دے دیے, لیکن تکلیف یہ آتی ہے کہ جب وہ آپ کو جموں کشمیر کے ایشوز کو سیریس نہیں لیتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم جموں کشمیر میں جو آپ کی لوکل جو آپ کا ریپرزنٹیشن جو ہے اس حساب سے پارٹی چاہے بنائے, چاہے ہم کسی کے ساتھ شامل ہو, چاہے ہم اپنا کوئی یہ بنائے, کیونکہ ابھی ہم نے کوئی ایسا ڈیسائیڈ نہیں کیا. لیکن بار بار ہمارا یہی ایک مدعا رہا کہ بھائی آپ جو بھی ایشوز ہے یہاں کے لوکل ایشوز ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں تک کہ جو بی جے پی جو یہاں پر ایک سب سے بڑی پارٹی ہے دیش کی, اور حالانکہ ان کی کافی ریپرزنٹیشن ہے, جموں میں بھی ہے اور سری نگر میں ہے, لیکن کافی دفعہ وہ بھی بھول جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہمارے کوئی ورکر بھی سری نگر میں بیٹھے. میں اوپنلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو لوگ ان کے لیے
अपनी जान को ये सब कुछ लगा के जो बीजेपी का झंडा उठाते हैं, हमारा सभी लोगों से यही है कि भाई आप जो भी पार्टी हो, जब वो अपने वर्कर्स के लिए वफादार है तो सबसे लोगों के लिए भी वफादार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो हमने यही मुनासिब समझा कि अभी वक्त है कि अपना जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको किस तरीके से लिया जाए। हम बैठेंगे अभी सभी साथी जो हमारी पार्टी के लोग हैं, बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा आप लोगों तक पहुंचा देंगे। चलिए, बात आपने सुनी जीएम शाहीन की। पार्टी छोड़ने का उन्होंने फैसला किया है। आइंदा के लिए क्या सियासी सरगर्मियां रहेंगी, किस तरह वो अपना सियासी कैरियर आगे बढ़ाएंगे, उस पर उन्होंने कहा कि उनको वक्त चाहिए और वक्त के बाद ही सही वक्त पे वो फैसला करेंगे कि वो किस करवट बैठ सकते हैं, क्या कोई नई पार्टी लेकर सामने आएगा या किसी और का दामन थाम सकते हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोचिंग सेंटर के हवाले से। होप क्लासेस में जो वीडियो वायरल हुई है, जरा आप वीडियो को देखिए और फिर इस टीचर का, इस असातिज़ा किराम का बिहेवियर देखिए कि ये बच्चे को किस तरह पीट रहा है, बच्चे की बात नहीं सुन रहा है और जब भी बच्चा बात करना चाहता है तो वहां से उसको थप्पड़ मारता है। अगर बच्चे की गलती भी हो सकती है, उन्होंने क्लास बंक भी किया होगा, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करता है, उनके वालिदैन पैसा भी दे रहे हैं, फिर भी बच्चे को हक है वो अपनी बात रख सके, मगर बात रखने का मौका ये जनाब उनको नहीं दे रहा है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्म ये वीडियो रहा और लोगों ने इस हवाले से अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय पेश की है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका सीरियस नोटिस लिया है। जो होप क्लासेस के एमडी हैं उनको तलब किया गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर के ऑफिस और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आज उनको बाज़ाब्ता तौर पर डीसी श्रीनगर ने अपने ऑफिस में बुलाया था और उनको कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो ये टीचर साहब हैं इनके खिलाफ तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये भी बताया जा रहा है कि ये इनको फिलहाल पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे के बीच रहा और लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें की है। होप क्लासेस के एमडी ने अपनी राय दी है इस मामले के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये गलत है, एक उस्ताद को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांगी है। क्या कुछ कहना है इनका, हम आपकी नज़र करते हैं। होप क्लास का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, सज्जाद अहमद लोन। तो कल जो ये वीडियो वायरल हुआ था इस रिगार्डिंग आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ बुलाया था, इंक्वायरी हुई, स्टेटमेंट लिए गए हमसे। तो डी साहब ने स्टेटमेंट्स दे दिए, हमने रिकॉर्ड किए उन्होंने। तो दैट वाज व्हाई वी आर हियर। डेफिनेटली ये इलीगल एक्ट है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। होना नहीं चाहिए था पर हुआ। वेरी मच अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस बिफोर पब्लिक कि मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा इंसिडेंट हुआ और मुझे भी पता नहीं था ये वायरल वीडियो जो हुआ। आई गॉट शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस वीडियो। ये 9th को वहाँ एपिसोड हुआ था, लास्ट क्लास थी ये वहाँ। तभी हमें 9th को ही मिली थी ऑफिशियल लेटर एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ जो सैम्पलिंग हुई थी उसमें 6 पॉजिटिव कोविड केसेस हैं, तो इंस्टीट्यूट को आप ऑफ कर दें। तब से अभी तक फ़िलहाल इंस्टीट्यूट ऑफ था। तो मेरे पास न तो इसके अगेंस्ट बच्चे ने, ना बच्चे के पेरेंट ने कोई रिटन कंप्लेंट या वर्बल कंप्लेंट दी। अदरवाइज आई वुड हैव टेकन एक्शन फ्राम माई साइड। फिलहाल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस पर बैठी है। बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है जब कोई इंसिडेंट ऐसे क्लास में होता है, तो हमने बिठाई, वो इंक्वायरी चल रही है। बाकी भी स्टूडेंट जो क्लास में थे उनसे भी पूछा जाएगा। तो पेरेंट्स से भी, बच्चे से भी पूछा जाएगा जिसको टीचर ने पीटा है कि क्या मसला था। तो उसके बाद फ़िलहाल हमने बार लगा दिया है कि टीचर विल नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, शरारती तो आज बच्चे भी हैं, लेकिन सिचुएशन को देख के कि डिप्रेस स्टेट में हैं हम यहाँ कश्मीर में, तो टीचर को थोड़ा इसमें मोहतात रहना होगा। ये गलत था, गलत हो गया। द एयर इज़ विद ह्यूमन, नहीं होना चाहिए था। तो अब लॉ इज़ देयर, कानून है, जो ये गलती हुई है तो वो सज़ा भुगतेगा। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीएन वार ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले के हवाले से, आप सुनिए जीएन वार का क्या कहना है। अफसोसनाक वाक़ा है। इस ताल्लुक से कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन ने कल ही कॉग्निजेंस ले ली। बाकायदा 3 मेंबर्स की टीम बन गई जिसने मैनेजमेंट से बात की और जो पूरे इस वाक़े की छानबीन कर रही है। जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक जो वायरल हुआ है, इससे हमें भी काफ़ी अफसोस हुआ, दुख हुआ,
इस ताल्लुक से मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपॉलॉजी टेंडर की है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। हम भी बहसियत स्कूल जो है जो CCA कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन है, हम भी बहसियत CCA के इस पूरे वाक़े पे इंतहाई नादिम हैं। हम इस ताल्लुक से अपनी जो माज़रत का इजहार कर रहे हैं और उसके साथ ये यकीन दहानी कर रहे हैं कि हमारी कोशिश रहे कि दोबारा इस किस्म का वाक़ा रोनमा ना हो। हम सारे कोचिंग सेंटर्स को बाकायदा तौर पे लिख रहे हैं कि आप एक एक टीचर का प्रोफाइल चेक करो और एक एक टीचर के ताल्लुक से पूरी छानबीन करो उसका बिहेवियर, चूँकि जो खासकर इन हालात में जो इस वक्त कश्मीर के पिछले 1-2 सालों से हालात हैं, इन हालात में जबकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन का शिकार हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन हालात में कोचिंग सेंटर्स की बहुत ही अहम जिम्मेदारी है कि वो टीचर्स का प्रोफाइल चेक करें, छानबीन करें और पूरी तरह से देखें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कोई ऐसा टीचर तो नहीं है जिसकी बिहेवियरल कोई प्रॉब्लम हो। हालांकि हमारी नोट्स में आज तक इस टीचर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन हैज डिसाइडेड कि वंस द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड उस टीचर को बार भी किया जा सकता है, उस पर जो है उस पर बाकायदा पाबंदी लगाई जा सकती है। और हम अगर ये साबित हुआ छानबीन से कि टीचर में इस तरह से कोई और जो है इससे पहले भी कोई वाक़ा पेश आया हो या कुछ माजी में हुआ, तो हम बिल्कुल इस पर मुतफिक हैं कि उस टीचर्स को टीचिंग से ही बार किया जाएगा। कानून बनाए गए हैं कि आप बच्चे को किस तरह तालीम दे सकते हैं, आप छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं और आपको किस तरह का बिहेवियर बच्चे के साथ रखना है, ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून में दर्ज है। और स्कूलों से लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बड़े यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे कानून जो है वो अमलाए जाते हैं, मगर पता नहीं क्यों इस उस्ताद ने इस बच्चे की बात नहीं सुनी है और इसको इस तरह मारा, इसको इस तरह पीटा है कि बच्चे को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया है। और समाज में इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय दी और इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और इस उस्ताद के खिलाफ काफ़ी गमी गुस्से का इजहार किया है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करें अब मार्केट के हवाले से, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और अगर हम रेट्स की बात करें तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। एशियाई खुर्दनी की बात करें जहां पे सरकार बार बार कह रही कि टीम्स को बनाया गया है, एनफोर्समेंट टीमें लगाई गई है, महकमा उमूर सार्फिन की तरफ से जो मार्केट की देखरेख कर रहे हैं, जो मार्केट का हाल अहवाल देख रहे हैं, मगर मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें आ रही है। अगर हम आज के डेट की बात करें, गोश्त अभी भी 600 रुपये में किलो मिल रही है एक सारिफ को और बाकी जो सब्जियां हैं रेट आसमान छू रही है। मुर्ग की रेट अगरचे महकमे ने दी भी है मगर उसके बावजूद भी मुर्ग की रेट भी काफ़ी ज़्यादा 145, 150, 160, 180 तक तजावुज़ कर चुकी है, मगर इसको कोई देखने वाला नहीं है। ज़िला बारामूला में भी लोगों ने खदशात का इज़हार किया है इसी हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, चाहे सब्जियों से लेकर मेवाजात और मेवाजात से लेकर मुर्ग या मीट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा रेट्स आए हैं। क्या कहना है लोगों का, इस हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। ये साग, कश्मीरी साग लाया 1 किलो, परसों मैंने लाया 40 रुपए का यही साग 1 किलो, 20 रुपए का फर्क एक दिन में बढ़ गया है। तो अब इससे हम आगे क्या कह सकेंगे। इसी तरह हर एक आइटम में दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। देखिए, मेरठनामा वो तो अवेज़ान डालने की बात है, उस पर अमल करने की कोई बात, उस पर कोई अमल नहीं हो रही है। मेरठनामा खाली अवेज़ान रखने के लिए है, उस पर अमल नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट की बात हम करते हैं, अगर मतलब डिपार्टमेंट ऐसा करेंगे, वो मार्केट में चेकिंग स्क्वाड नाफिज करेंगे, हर रोज चेकिंग हो जाएगी। खासकर इस माह शाम के मुबारक के महीने में दिन ब दिन महंगाई उरूज पर होती जा रही है। जिस दुकानदार को चाहे जिस हिसाब से वो मतलब लेते हैं, अपनी मनमानी के हिसाब से वो फरोख्त करते हैं चीज़ें। गंदगी बड़ी है हमारे कोचों में, सड़कों पर। अब जो रेट फिक्स करने वाले हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनका जो एड्रेस बताया ना, कहाँ है वो, उनका तो एड्रेस ही नहीं है। जो जिला इंतजामिया के साथ साथ फूड डिपार्टमेंट ने जो मेरठनामा दिया है, क्या आपको लगता है दुकानदार दस्ते के लोग उस पर अमल कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। जो निरखनामा वो देते हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से और लोगों को दिए गए वादों के हवाले से। 2-3 ऐसे हसास महकमे हैं जिनको
ज़मीनी सतह पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के साथ जुड़े हैं ये महकमे और लोगों को ज़रूरत है इन महकमों की वजह से, क्योंकि एशियाई खुर्दनी की बात करें या जो रोज़मर्रा चीज़ों की हम बात करें वो इन महकमों के ज़रिए मिलते हैं और देख रेख करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम बात करें, चाहे हम राशन की बात करें, पावर सप्लाई की बात करें या पीने के पानी के हवाले से बात करें, आए रोज़ शिकायतें आती रहती है और महकमे PH यानी जल शक्ति महकमे के खिलाफ ज़्यादा ही लोग जो है वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बागवानपोरा छून की। ये बडगाम ज़िला हेडक्वार्टर से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा ये इलाका है। वहाँ पे सालों से लोगों को पीने पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। एक पाइप बिछाई गई है जहाँ सुबह सुबह या शाम देर गए इस इलाके की औरतें लाइन में बैठती है और वो पानी की अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पानी जो नलकों में आता है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए रहता है और सुबह से लेकर शाम तक अपनी बारी का इंतज़ार करते ये औरतें कितनी मुश्किलात की शिकार हो रही है। और आप विजुअल्स देख सकते हैं कि औरतें जो है वो बैठी हुई है वहाँ पे, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी पानी भी नहीं आया, कब आएगा ये भी कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है। अगरचे इलाके में जो इससे पहले इलाका है छून है, वहाँ तक पानी अच्छी खासा लोगों को मिल रहा है, जो रिजर्वायर है वहाँ से पानी उनको मिल रहा है, मगर इस इलाके को क्यों नहीं मिल रहा है, सालों से ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने महकमे की नोट्स में भी बात लाई है मगर आज तक कोई पुरसानी हाल नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में ये औरतें निकलती हैं और लाइन में बैठकर अपने पानी के हवाले से इंतज़ार करती हैं कि एक जग उनको पानी मिलेगा। और साथ ही साथ उनका कहना है कि विंटर्स में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, बर्फ़बारी हुई, लोग हादसात के भी शिकार हुए, औरतें हादसात के भी शिकार हुए हैं इस पानी को लाने की वजह से। तो क्या रीज़न्स हैं ये आप सुनिए लोगों की ज़ुबानी, लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। अकिस लड़ीज अख हुत मकानस मज रोजान सह द्राय बिचार आबस, तमिस लोग दब, तमिस युहस वंदस नड़ पिन त्रित, मगर वजूहत यमी आबक कि ये द्राय आबान तो लोग दब शुहिस पे, तमिस फुट नड़ी वन बिचार पिन त्रिथी। अगर हज ये सुबह लट गंटस नत शाम लट गंटस, अगर न यी आब तेल हून छून युकन पहमत नाड़स मज नाग, तेल पे दोहस गन तूर आबस। अस वार कम न पाई, जमींदारी न पाई, अगर खुदा रचन मर कह पे गो दोहस आब सारुन, गसान तमिस मुलाकात अत मन बुत तक तमिस वुचित। तीचा सख्ती अंध गामन हज कोर, सोचा पन्नी जाए दपा लज मुसीबत, मगर क्या सख्ती सड़क आब ज्यादा किल्लत। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मौसम ने मिजाज बदला और वादी की बात करें तो बर्फबारी के साथ साथ बारिशें हो रही हैं और तेज़ की बारिशें हो रही हैं। अगर हम सुबह से बात करें, हर एक अजला से खबरें आ रही कि वहाँ से बारिशें हो रही है। श्रीनगर की बात करें या बाकी अजला की बात करें और गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जगहों की बात करें, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। कब तक ये मौसम अबूर आलूदा रहेगा, कब तक बारिशें होगी, क्या कुछ मौसम का हाल अहवाल रहेगा, आप सुनिए इरफान फाजिल की ज़बानी। वादी कश्मीर में लगातार मौसम ने ली अंगड़ाई और कल रात से ही मौसमी महकमियात की जिस तरीके से प्रेडिक्शंस थी कि वादी कश्मीर में बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी होगी और इसका असर जो है वादी कश्मीर में इस वक्त पीर पंजाल रेंज, जी हां, जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख पहाड़ियां खास तौर पर अपर रीचेस को लेकर खासा दिखाई दे रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है, अगर बात करें गुलमर्ग और सोनमर्ग और सिंधन टॉप के बीच, वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा और मौसमी महकमियात की भी ये पेशन गोई है कि अगले 17 तारीख तक, यानी जो 17 तारीख की जो शाम है, तब तक मौसम जो है साजगार नहीं होगा। इस बीच अगर बात करें सड़कों को लेकर भी, तो सड़कों में बारिशों की वजह से पानी भी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में भी दुश्वारियां आ रही है। लगातार पिछले बारी भी ऐसा क्या हुआ कि बारिशें हल्की हो जाती है और पूरा शहर डूब जाता है, वैसे ही मनाजिर इस वक्त शहर खास और साथ साथ लाल चौक में भी दिखाई दे रहे। मौसम के साथ साथ बात करें तो सर्दी में भी इजाफा फिर से दोबारा से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी या बारिशें इस साल हुई है और फिलहाल ये सिलसिला जो है जारी है। अब आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा कि मौसम जो है वो साजगार होता है या साथ ही साथ इस तरीके की जो मूवमेंट है खास तौर पर वेट स्पेल को लेकर ये कंटिन्यू रहती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, बारिशें हो रही है और बारिशों की वजह से वाटर लॉगिंग भी हो रही है। श्रीनगर की बात करें या मुख्तलिफ अजला की बात करें, शिकायतें आती रहती है
क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम कहीं ठीक नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से लोगों को ये मुश्किलात भी उठानी पड़ रही है। दलशीपोरा पटन जो इलाका है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है और पानी जो है वो वहाँ पे जमा हो रहा है। लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात है और लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ से मुख्तलिफ वबाई बीमारी फूटने का अंदेशा भी है, क्योंकि काफ़ी देर ये पानी उनके इस इलाके में रहता है और अब मौसम भी तब्दील हो रहा है, गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से बदबू भी इस जगह से आ रही है, उस पानी से आ रही है। आज तहसीलदार पटन और तहसीलदार सिंहपुरा ने इस इलाके का दौरा किया था और लोगों को वादा भी दिया गया है कि इनकी जो ये मुश्किलात है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। क्या कहना है लोगों का इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए, जो ये हमारा यहाँ रखे दसलीपोरा हरिनारा पे यहाँ पे हमने मौका किया, आज जहाँ तहसीलदार साहब भी है, पुलिस अमला भी सारे साथ है। तो यहाँ पे इनकी एक डिमांड थी कि यहाँ पे एक साइड से वाटर लॉगिंग होती है, तो मैंने यहाँ स्पॉट का भी मौका किया। देयर हैड बीन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे, तहसीलदार साहब को भी मौके पे हिदायत दी कि ये इन्होंने ऑलरेडी इनके साथ बात भी की हुई है, बट मैं रूरल डेवलपमेंट से भी बात करूँगा एंड वी विल ट्राई टू हैव ए ड्रेन, जिससे यहाँ से जो पानी है वो एग्जिट होके पीछे जो यहाँ पे नंबल एक है जिसमें वाटर बॉडी एक है उसमें एग्जिट करेंगे। बिसाइड्स यहाँ पे एक जो हमारा पंचायत घर है उसके सामने भी काफ़ी जो लैंड है, पंचायत की लैंड है, इसको भी इट इज़ इन अ बैड शेप। तो मैंने ऑलरेडी इनको बताया है कि दैट वी विल ट्राई टू हैव ए प्लान जिसमें इसमें जो फिलिंग वगैरह है एंड इसकी फेंसिंग वगैरह करेंगे, सो दैट जो यहाँ पंचायत घर है ये लोगों के लिए यहाँ पे काम आए और जो यहाँ की सराउंडिंग्स है वो हम लोग क्लीन कर पाएँ। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।